शुरू करते हैं। आज हम लोग 100 अंक हिंदी के पद खंड का अंतिम चैप्टर, जिसका नाम है गांव का घर, इसी कविता को हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद दिगंत भाग 2 का जो काव्य खंड है, जो कविता खंड है, जो पद खंड है, वो खत्म होता है। रह जाएगा गद्य खंड, तो कुछ दिन के बाद उस पर भी हम लोग परिचर्चा प्रारंभ करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान ले गांव का घर शीर्षक कविता के लेखक ज्ञानेंद्र पति। गांव का घर शीर्षक कविता के लेखक ज्ञानेंद्र पति हैं। और ज्ञानेंद्र पति ने गांव के घर शीर्षक कविता को संशय आत्मा से लिया है। मतलब गांव का घर शीर्षक कविता किस पुस्तक से लिया गया है? तो संशय आत्मा नामक पुस्तक से गांव का घर शीर्षक कविता को लिया गया है। ऊपर है सर, ऊपर। ज्ञानेंद्र पति, इनका जन्म 1 जनवरी 1950 ईस्वी को, ज्ञानेंद्र पति का जन्म 1 जनवरी 1950 ईस्वी को झारखंड राज्य के गोड्डा जिला के पथरगामा नामक गांव में हुआ था। ध्यान देंगे लिखने का तरीका कि ज्ञानेंद्र पति जो हिंदी साहित्य के एक महान कवि थे, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के एक महान कवि थे। इनका जन्म 1 जनवरी 1950 ईस्वी को झारखंड राज्य के गोड्डा जिला के पथरगामा नामक गांव में हुआ था। इनका निवास स्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी था। जन्मे झारखंड में थे, रहते उत्तर प्रदेश में थे। इनके माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे। माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे था। इन्होंने मतलब ज्ञानेंद्र पति ने बीए तथा एमए पटना विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय से किया था। ज्ञानेंद्र पति अंग्रेजी विषय से एमए किए थे पटना विश्वविद्यालय से। और बिहार विश्वविद्यालय, जिसका पूरा नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, जो मुजफ्फरपुर में है, तो बिहार विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी भाषा से एमए किया था। मतलब ज्ञानेंद्र पति डबल एमए थे। पहला इन्होंने अंग्रेजी से एमए किया था, दूसरा इन्होंने हिंदी से एमए किया था। शिक्षा पूरी करने के बाद यह बिहार राज्य लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण किए और कारा अधीक्षक, कारा मतलब जेल का पदाधिकारी बने। हाँ, जेलर। वादमाला की नौकरी उन्होंने क्या कर दिया? छोड़ दिया। लेकिन जीवन की शुरुआत कारा अधीक्षक के रूप में किया। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में कई पुरस्कार मिला, जिसमें 2006 में संशय आत्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पूछेगा प्रश्न, किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो संशय आत्मा, जिसका प्रकाशन 2004 में हुआ था। कब हुआ था? 4 में। लेकिन 6 में पुरस्कार मिला। संशय आत्मा का प्रकाशन 2004 में हुआ, लेकिन 2006 में इन्हें संशय आत्मा के लिए ही साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनके द्वारा लिखा गया कुछ पुस्तक हैं, जिसमें काव्य संग्रह की बात करें तो आंख हाथ बनते हुए 1970 में प्रकाशित हुआ था। शब्द लिखने के लिए यह कागज बना है, 1980 में प्रकाशित हुआ। गंगा तट 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। संशय आत्मा 2004 में, भीनसार 2006 में, कवि ने कहा 2007 में। तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं, ये तो आपका हो गया गंगा तट, संशय आत्मा और भीनसार। मोस्ट वीवीआई है, पूछेगा भी तो यही पूछेगा। तो काव्य नाटक में है एक चक्र नगरी और कथेतर गढ़ में है पढ़ते गढ़ते। ये है ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया प्रमुख पुस्तक और उनका जीवन चरित्र हम लोगों ने चर्चा किया।
आइए इनके द्वारा लिखा गया गांव का घर शीर्षक कविता का हम लोग पाठ करें। और आपको बता दें कि गांव का घर शीर्षक कविता में ज्ञानेंद्र पति ने हमारे गांव की जो प्राचीन परंपराएं हैं, गांव की जो व्यवस्था है, उसी का उन्होंने क्या किया है, जिक्र किया है। सबके हाथ में पुस्तक होगा, हम निकाल लेंगे। कविता है लेकिन यह भी कहानी की तरह ही रचा गया है। हम सारे वाक्य का मतलब बताएंगे और उम्मीद है कि आप सब ग्रामीण क्षेत्र से निवास करते हैं, सुदूर देहात में घर होगा तो आप सबको जो मैं कहूंगा पता होगा। बात समझ गए? और हम कई बार बोलते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत का वास्तविक स्वरूप देखना है तो आप गांव में ही जाके देख सकते हो। शहर में तो सभ्यता का उल्लंघन किया जा रहा है, सभ्यता का यहाँ पर कर सकते हैं, नष्ट किया जा रहा है। आइए शुरू करते हैं। गांव का घर, ज्ञानेंद्र पति की रचना है। लड़की बाद में लिखा है गांव के घर के अंतःपुर की चौखट। अंदर वाले घर को अंतःपुर कहा जाता है। बात समझे? गांव के घर के अंतःपुर की चौखट है। अंतःपुर जहां पर नई नवेली दुल्हन, घर की जो बहुएं हैं, बेटियां हैं, जिस घर में रहती हैं, अंदर वाले घर को अंतःपुर कहा जाता है। कवि लिखते हैं कि गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट, टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह वह। कवि कहते हैं कि गांव के घर के अंतःपुर का चौखट, मैंने अंदर वाला जो कमरा होगा, रूम के कमरा, उसके चौखट पर देखिएगा महिला लोग लाशा सटले रहती है। अब तो खैर टिकुली आया है, रेडीमेड टिकुली में ऑलरेडी गम लगा हुआ रहता है, उखाड़ो चिपका लो। लेकिन पहले जब मैं अपनी कहानी को, जब मैं छोटा था तो टिकुली जो होता था तो उसमें गम नहीं लगा होता था। माँ के लिए हम लोग क्या करते थे, कुछ ज्यादा प्यार दुलार मिलेगा, सोहजन के पेड़ से, आम के पेड़ से चूता रहता था। अब छू तो चप लस लस लगेगा। हम लोग क्या करते थे, बचपन में जाके छुड़ा के लाते थे, देते थे माँ को। क्या करती थी, चौखट के ऊपर लगा देती थी। जब भी टिकुली साटना होता उसमें से थोड़ा सा गोंद छुड़ाती, हाँ, उस टिकुली में लगा के अपने कपाल पर लगा लेती। तो वही कहते हैं कि गांव के घर के अंतःपुर का वह चौखट है जिस पर क्या लगा हुआ था, सोहजन के पेड़ से छुड़ाया हुआ क्या, गोंद, लस्सा, टिकुली साटने वाला, चिपकाने वाला। वह सीमा, सेकंड लाइन, वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था बुजुर्गों को। खड़ाऊ खटखटानी पड़ती थी खबरदार की, और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था। एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम लिए। कभी कहता है सेकंड लाइन में, सेकंड वाक्य में, कि गांव में घर जाएंगे तो घर की बनावट की बात करते थे। आंगन होता है बीच में, आंगन के चारों ओर से क्या होता है, घर होता है। और आंगन में प्रवेश करने से पहले मेन गेट होता है, वहां पर एक पर्दा लगा होता है। पहले हमारे दादाजी लोग, बुजुर्ग लोग खड़ाऊ पहनते थे। आएंगे तो गेट पाते ही खड़ाऊ को खटखटा देंगे, खड़ाऊ आवाज दे देंगे, ताकि अपना कॉल में लग गया है। बहू बेटियां जो आंगन में वार्तालाप कर रही हो, कोई काम कर रही हो, पर्दा था, शर्म था, मेरी आते क्या हो जाए, घर में प्रवेश कर जाए। अगर मान लिया खड़ाऊ नहीं है तो जोर से खांसला बोलता था। आज भी गांव में होता है, किसी के बेटा वगैरह नाम लिए अब हुआ था वो, अरे को सुना ही था पर्दा का, ताकि घर की जी बहुएं हैं, बेटियां हैं, मान लो कि स्नान कर रही हो, आज ना बाथरूम बन गया है, किस अवस्था में, किस दशा में क्या कर रही है, क्या हो जाए, सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए कि हमारे बड़े आ रहे हैं।
कभी इस पैराग्राफ में ही बात कहें। अगला है, जिसकी तर्जनी के नोक धारण किए रहती थी सारे काम। जिसकी तर्जनी, अंगुली, इसको तर्जनी कहते हैं। 5 उंगलियां हैं। अंगूठा, अंगूठा के बगल में तर्जनी, तर्जनी के बगल में मध्यमा, मध्यमा के बगल में अनामिका, अनामिका के लास्ट में कनिष्ठा, जिसका कनगुड़िया हम लोग कहते हैं। तो जिसके तर्जनी के नोक धारण की लिए रहती थी सारे काम। तर्जनी पर, एक अंगुली पर पूरे काम को गांव में हर जो महिला लोग नचाती रहती है, जो बुजुर्ग है वो भी अंगुली के नोक पर सारे काम को नचाते रहते हैं। कवि कहते हैं, सहज शंख के चिन्ह की तरह गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर दूध डूबे अंगूठे के छापे, उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाला दादा के हमारे बचपन की बहाल पर दूध तिलक महीने के अंत में गिने जाते थे एक एक करके। कभी कहते हैं गांव में जो बुजुर्ग होते हैं या जो महिला भी होती है, एक अंगुली के नोक पर पूरे घर के काम को नचाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। त्योहार के समय, समारोह के समय, संजोग बस अभी दीपावली का समय चल रहा है, साले लोग अपने घर को साफ सफाई कर रहे हैं। गांव में जिसका भीत वाला घर होगा वह क्या करेगा, घर को साफ कर देगा। पोजीशन थोड़ा सा अगर क्या है ठीक ठाक है तो क्या करता है, चूना से पोत देता है, और नहीं पोता तो थोड़ा सा कहीं कहीं छिड़का, गेरुआ से लड़का जो होता है उसे कर दिया। फिर कभी कहते हैं कि ग्वाला दादा जब दूध देने आते, उठौना वाला घर पर दूध पहुंचाने आते, तो क्या होता कि पहला बात तो अपने अंगूठा में अंगुली बोर लेते और दीवाल पर लगा देते, और उसी से कभी कहते कि जब हम बच्चे थे तो हमारे भी भाल, भाल मतलब कपाल, भाल मतलब क्या होता है, हमारे भी कपाल पर लगा दिया जाता था। अब कभी कहते हैं कि यहां भी चिपका दिया जाता था और कपाल पर भी लगा दिया जाता था। और जब महीना पुर जाता तो उठौना वाला का, तो महीना के अंत में दीवार पर कितना उठा का निशान है, जितना उठा का निशान है उतना दूध आपको 3 महीने दिया है, उसी को गिनकर हिसाब किया जाता था। ये गांव की अनपढ़ संस्कृति को सिद्ध कर रहा, लेकिन लोग कितना बुद्धिमान थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे। वो अंगूठा के चिन्ह को अशिक्षा को दर्शा रहे हैं कि गांव में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन क्या जुगाड़ था उनका, क्या व्यवस्था थी कि लकीर खींचकर, जिसका आप लोग चिस्की कहते हैं। एक मेरा मित्र था जो है अभी, जो पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब कुछ दिन पढ़ा, विद्यालय छोड़ दिया, शायद गरीबी के कारण या उसके घर में शिक्षा का माहौल नहीं था, नहीं पढ़ा, लेकिन उसके पास किराना दुकान था। जब भी उसके पास जाते कोई सामान लेने तो नगद दिया तो गुड, अगर उधार लेना है तो उधार दे के एक लकीर खींच देता। हमने पूछा, अरे तू लकीर क्यों खींचते हो? तो वो भोर पर आ जाए, तब भैया पढ़ल जितना लकीर खींचता उतना का उधार हम दे लीजिए। नाम तो है नहीं, भूल गए तो नाम याद हो जाता है। तो जितना लोगों को दिन भर उधार दिया उतना का लकीर देवा पर वो खींच देता था, यह मैं देखा हूँ। और शाम में उसका बड़ा भाई जो पढ़ा लिखा था वो आता तो इतना आदमी उधार ले गया, तो नाम लिखा सब, तो वो अपने चीज की गिन गिन के, मतलब लकीर गिन गिन के सबके नाम को अपने भाई के सामने लिखा देता, कौन कितना का उधार ले गया है सब कोई हो जाता। तो ये अनपढ़ मतलब अशिक्षा का ये सिद्ध किए हैं, लेकिन लोग ऐसे करते थे। अगला है, गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। सही बात है कि आज गांव का घर भी अपना स्वरूप गंवा दिया है। अब कहाँ बहुत जो नया घर बन रहा है, कहाँ कहीं घर में अगना है, आधा काम आंगन में हो जाया करता था, अब सब हॉल बना रहा है। सूर्य का प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर रहा है, कहते अक्सर बड़े बीमार रहते हैं। अरे सूर्य का प्रकाश लगाओ भाई, गलत किसा ही नहीं लगाए तो कड़िया हो जाएंगे। तो गोरे ना हो तो डॉक्टर को पैसा दो, हाथ रखो नहीं गोरे रहोगे वो। अब फ्रेश चेहरा रहे तो सूर्य के प्रकाश में नहीं जाएंगे तो बीमार होंगे, क्योंकि प्रकृति के हर चीज, हर तत्व आपको सही पर पढ़ना चाहिए। तो गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है, पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर। कहते गांव का घर जैसे अपना गांव स्वरूप खो दिया है, वैसे ही आज के पंचायती राज में परमेश्वर खो गए हैं। पंच तो है लेकिन क्या नहीं है, परमेश्वर नहीं। क्योंकि हमने जुम्मन शेख और अलगुल चौधरी की कहानी
प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है, पंच परमेश्वर शीर्षक। पहले आपके सिलेबस में था, 2 साल से चेंज हो गया है। मित्र के विरुद्ध 50 नंबर में था। मित्र के विरुद्ध जब पंच के कुर्सी पर अलगू चौधरी बैठा, जुमन शेख को लगा कि मेरा मित्र पंच बन गया, अब तो मेरे विरुद्ध कोई बातें नहीं होगा, जो होगा मेरे पक्ष में बात होगी। लेकिन पंच के कुर्सी पर बैठते ही जुमन शेख अलगू चौधरी वही बोलते हैं जो न्यायपूर्ण होता था। कभी कहते पंच में परमेश्वर भगवान का निवास था। लेकिन आज के इस युग में, हाई फाई के युग में, पंच तो है लेकिन पंच के अंदर क्या नहीं है? परमेश्वर नहीं है। आज तो स्वार्थ में आकर चेहरा को देखकर डिसीजन दिया जा रहा है कि मेरा कौन अपना है। नहीं, बिजली बत्ती आ गई है लेकिन बने रहने से अधिक गई रहने वाली है। कभी कहते गांव में बिजली अब आ गया है, लेकिन जितना देर रहता है उससे बेसी देर गायबे रहता है। यह कहानी 2004 में लिखाया था, यह कविता 2004 की है। तो उस समय की कहानी है कि बिजली बत्ती आ गई कब की? गांव में कहिए बिजली बत्ती आ गया, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली, मतलब जितना देर रहता नहीं है उससे बेसी देर गायबे रहता है। अब के बिटवा के दहेज में टीवी भी मिली। बिटवा, बेटा नहीं कहना, बिटवा। दहेज किसके दहेज में टीवी मिला है? बिटवा के दहेज में टीवी मिला। लालटेन है अब भी दिन भर आलो में कैलेंडरों से ढकी। कहते हैं कि लालटेन है घर में बहियों, लेकिन रखा कहाँ रहता है? दीवाल में पहले 10-15 इंच की दीवार हुआ करता था, तो दीवार में गड्ढा बना दिया जाता था, उसको आला कहा जाता है, खोधनी या खोड़ली। बात समझ गए? कभी यहाँ लिखते हैं कि आज भी हमारे घर में लालटेन है, लेकिन लालटेन कहाँ है? तो घर के दीवार में बना हुआ खोधनी, मतलब किताब का आला में, और उस आला के ऊपर क्या टांग दिया है? कैलेंडर, कि कोई आए तो देख न सके कि हमारा घर में लालटेन है। रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती है। देखो पहले गांव में बिजली नहीं थी तो लालटेन दिया की रोशनी से ही गांव जगमगाता था, लेकिन बड़का प्रकाश आप लोगों ने देख लिया है। तो अब जैसे ही लाइट जाता है लगता है कि अंधेरे अंधेरा है। कोई कहता है कि रात उजाले से अधिक क्या लगती है? अंधेरा लगती है। क्यों? क्योंकि गांव में बिजली उतना नहीं है। अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। कहीं बहुत दूर पट भिड़काए की आवाज भी नहीं आती, यहां तक न आवाज की रोशनी न रोशनी की आवाज। कभी कहते हैं गांव आज भी अंधेरा है। भारत की जहां सभ्यता पलती है, परंपराएं पलती हैं, वो आज भी क्या है? अंधेरा है। लेकिन शहर में ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, लेकिन ऑर्केस्ट्रा वो इतना ज्यादा दूर है कि न ऑर्केस्ट्रा का आवाज आ रहा है, न लोगों को बुलाने के लिए रोशनी वाला आवाज आ रहा है। चूहा। अगला है होरी चैती बिरहा आल्हा गुंगे। लोक गीतों की भूमि में भटकता है एक शोक गीत, अनगाया अनसुना। कवि कहते हैं कि हमारे गांव की परंपरा है, हमारी संस्कृति है कि बसंत ऋतु में लोग होली गाते हैं। मौसम आते ही सरस्वती पूजा के बाद ही लोग अबीर लगाना शुरू कर देता है। और हम तो बचपन में गांव में देखा हूं कि होली से 15-20 दिन पहले से डंप खरीदा जाता था, और शाम में लोग खाना पीना खा के अपने खेत कल से खाना पीना खा लिया, 1 घंटा तक हल्ला नहीं, डंप ले लिया, रोड पर घूम घूम के किसी के दरवाजे पर बैठ कर खूब होली गाता था। लोग खुशी मनाने का तरीका ही अलग था। लोगों में प्रेम और भाईचारा की भावना वहां बढ़ती थी। 4 को 5 को डंप जानते हैं ना आप लोग, लकड़ी का गोल ऊपर चढ़ा दिया। सब मैं देखा हूँ बचपन में। ये सब 1995 के पहले की कहानी है। 2000 तक लगभग ही परंपरा रही, लेकिन अब लोगों में प्रेम नहीं रहा। मोबाइल ने लोगों के बीच की दूरियां बढ़ा दिया है। टेलीविजन ने लोगों के बीच प्रेम को खत्म कर दिया है, और शहरीकरण ने तो लोगों को स्वार्थी बना दिया है। 4 दीवारी के अंदर ही संसार बन गया है। तो कहता बसंत ऋतु में होली खत्म हुआ, चैता बिरहा। आज दूरा पर तो बुजुर्ग लोग घर में भय तो कुछ हो चाहे न है, अल्लाह रुदल अपने चौकी पर ताल दे के ठगा देते थे। हाँ, ऑडियो वीडियो सब चल रहा था, अपने ही साउंड दे रहे हैं, अपने चल रहा है सब दरवाजे पर। दूसरा तक अगल अगल हम लोग आते थे। लेकिन कहते कि नहीं, आज लोकगीत की जन्मभूमि है, लेकिन आज लोकगीत क्या हो गया? नष्ट हो गया।
आज हमारी लड़कियां कितने कितने को लाचारी आती है। नचारी किसी को आता है? नहीं आता है। पूछेंगे छठ के गीत तो गया सर जी नहीं आता है। आज लोकगीत हमारे नौजवानों में नवयुवतियों में शोक गीत में बदल गया है। ये कहेंगे अरे ये गाना क्या बजा, सैड सॉन्ग बजाओ, सैड सॉन्ग अच्छा लगता है। मेरा कहना कि आपके होटल में खाने वाले लोगों को सैड सॉन्ग की क्या जरूरत है? अभी न पानी जोड़ना है, न कपड़ा जोड़ना है, न चावल दाल जोड़ना है, और सैड सॉन्ग की जरूरत हो गई है। तो मतलब जीवन में ज्यादा उदासी आ गया, अकेलापन आ गया। क्यों अकेलापन? वो गीत गाते हैं तो हनी सिंह चलता है, लोकगीत डांस चलता है। हमारा लोकगीत पहले रेडियो पर 1:30 बजे में लोकगीत लोग आता था। खेत में से काम करके लोग आया, विश्राम कर रहा है, अभी भी देता है सर, अभी भी देता है। अच्छा अब कहाँ है? अच्छा, लेकिन रियल में गांव में जाओ आज भी दोपहर में अब तो एफएम आ गया है, उसको लोग सुनता कम है। अपना दरवाजा पर सब रेडियो का नाइट दे ले, सब जगह खूब चलते रहता है। 12 बजे आला रुद्र का पाठ भी चलता है, सत्य बिहुला का भी पाठ चलता है, और बुजुर्ग लोग खूब मजे से सुनते हैं उसको। 1 बजे नाच देता है रेडियो। क्या करेंगे? परंपरा को लोप नहीं होने दे रहा है गांव के लोग। अच्छा है, परंपरा को बनाए रखना है। 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का बुलवा प्रकाश तो अब कब का मर चुका है। कहता है पहले जब शहर में सर्कस आता था, देखे आप लोग सर्कस? गोगिया सरकार अलग हो गया, सर्कस अलग हो गया। बाघ, शेर, हाथी, बहुत प्रकार के लोग कलापन दिखाते थे, बड़ा सजता था, एक से करतब लोग दिखाते थे उसमें। सर्कस आता तो मैं देखा हूं कि रात में 7 बजे लोग अपने खेत से काम करके अपने दरवाजे पर बैठा हुआ है, गर्मी के दिनों में फोकस मारेगा, 10-10 कोस दूर तक उसका प्रकाश जाता था। आज वो प्रकाश दुर्गा पूजा में बड़का बड़का होटल वाला होटल का प्रचार करता है। हाँ, पहले के समय वो प्रकाश आया तो लोग गांव का बुझ गया कि सर्कस आया शहर में ना, सर्कस आया है। उस सर्कस बुलाने के लिए, लोगों को कहने के लिए कि हम सर्कस आ गया है, आप लोग आओ, चालू हो गया है। तो बुलवा प्रकाश, लेकिन आज वो बुलवा प्रकाश भी क्या हो गया है? अभी तक नहीं हो गया। तो मोबाइल, टेलीविजन, व्हाट्सएप, फेसबुक के समय में सब परंपरा ही लुप्त होती जा रही है। हाँ, लूट कर दिए, सब जा रहा है। एक बार रिकॉर्डिंग कर दी, गांव में टेम्पू घुमा दिए, चल रहा है। अब वो बुलवा प्रकाश वैसे ही खत्म हो गया है जैसे जंगल में हाथी घूम के लिखते हैं, जैसे गिर गया हो गज दंतों के गवाकर हाथी, रेत गए उन दांतों के जरा सी धवल धूल पर छिज रहे हैं जंगल में। जैसे गजदंत का हाथी के 14 दांत होते हैं। कितने होते हैं? जिसमें 2 दिखाने का और 12 खाने का। 12 आपको दिखाई, और जो 2 दांत दिखाई देता उसको गजदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? और आज किसी भी हाथी को देखो, सब दांत है लेकिन वो 2 दांत नहीं है। ये शिकारी लोग दांत को काट लेता है, करोड़ों में बेच देता है। बहुत ज्यादा प्रयोग है दवा में। आपको बता दे, दवा के अलावा आपको फैशन, ये सब बहुत जगह प्रयोग उसका है। मैं पूरा कह नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा प्रयोग है, बहुत महंगा बिकता है। तो जैसे गजदंत का हाथी का गजदंत काट लिया गया है, इसी जंगल में भगवा रहा है, घूम रहा है वो, उसी तरह से आज हमारी सभ्यताएं, परंपराएं विलुप्त होती जा रही। लीलने वाले मुंह खोल शहर में बुलाते हैं बस। कहता शहर आज कभी कहते शहर पर कमेंट किए हैं कि शहर आज राक्षस लीलने के मुंह बैठे कि लील जाएगा, गांव के लोग आएगा तो निगल जाएगा अपने पेट में। और निगलने वाला क्या है शहर में? तो अस्पताल और अदालत। देखिए सब बुलाते बस अदालत और अस्पताल में फैले भी रुदते रुदते अमित्र परिसर की बुलवा से गांव के घर की रिद आती है कि शहर में क्या है कि अस्पताल बड़े बड़े खुले हुए हैं, आपको अदालत खुले हुए हैं। ये अदालत और अस्पताल गांव से गरीब, मजबूर, असहाय लोग आता है, रोते कहारते आता है, अपने व्यथा को लेकर आता है, और यह व्यथा को समझ नहीं रहा है, उल्टा ऊपर से क्या कर रहा है? लूट कर अपने पॉकेट को क्या कर रहा है? भर रहा है। मानवता नाम का चीज ही नहीं रह गया किसी के पास।